डियर स्टूडेंट, अभी तक के हम जो क्लासेस हमने ये चैप्टर देखा था, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी कैटेगरीज, उसके बाद हमने मेडिसिन्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में देखा था, वायरसेस के बारे में देखा था। यदि आपने वो सब नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके देख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द वैक्सीन। अभी हमने सिर्फ मेडिसिन के बारे में देखा था कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, है ना, किस तरह से वो वर्क करती हैं, बट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं वैक्सीन की वैक्सीन किस तरह से फंक्शनिंग करती हैं। तो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स अवर बॉडी, द बॉडीज प्रोड्यूस एंटी बॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। होता क्या है, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है, कोई भी डिजीज़ कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल्स के लिए एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन। इसी के साथ ही साथ बॉडी वो मैकेनिज्म भी याद रखती है कि किस तरह से उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बॉडी ने फाइट की थी। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ healthy body, the body fights and kill the invading bacteria by producing suitable antibody। अब यदि बॉडी में उसी पर्टिकुलर टाइप का डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी को कोई भी तरह से हार्म नहीं पहुंचा पाए, है ना, वो एंटर करे तो हमारी बॉडी तो क्या है, उसे फॉरेन पार्टिकल समझेगी और उसके लिए जो फाइट है वो स्टार्ट कर देगी। तो हमारी बॉडी में तब भी उसी तरह की एंटीबॉडीज़ बनेगी जब नॉर्मल कंडीशन में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉसिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और इस तरह से हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाएंगी और हम वो पर्टिकुलर डिजीज़ से बच जाएंगे। और यही जो है वो वैक्सीन का फंडामेंटल, मतलब जो फंक्शनिंग का बेसिक है वो यही है कि बॉडी में जो है वीकन या फिर डेड माइक्रोब्स एंटर कराए जाते हैं जिनसे कि बॉडी उनके लिए पहले से ही एंटीबॉडीज़ बना लेती है। और जब एक्चुअल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करते हैं, हमारी बॉडी वो मैकेनिज्म याद रखती है तो फिर से वो क्या करती है, उनके लिए एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by the vaccination। ये कुछ डिजीज़ हैं जिसमें ट्यूबर, टीबी, जिसे स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस जो कि वैक्सीनेशन से प्रोटेक्ट की जाती है। इसी के साथ साथ पोलियो है ना, काफ़ी नोन डिजीज़ है पोलियो। भारत में पोलियो अभियान भी चल रहा है, 5 साल के कम उम्र तक के बच्चों को पोलियो के लिए दवाई दी जाती है। इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ वैक्सीन, बट पोलियो इज़ द ओरल वैक्सीन, है ना, मुंह से दवाई पिलाई जाती है, तो पोलियो जो है वो ओरल वैक्सीन का टाइप है। एडवर्ड जेनर ने जो था वो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड की थी? एडवर्ड जेनर ने इन 1798 में। In your childhood you must have been given injection to protect yourself against several diseases। बच्चे को जन्म के साथ ही कुछ दिनों बाद ही डिफरेंट टाइप ऑफ जो वैक्सीन्स हैं वो दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस यू मे हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। क्या आप उन तरह के, तो बिल्कुल बच्चों के जो कार्ड आते हैं जो बर्थ के समय दिए जाते हैं, या उनमें सब वो वैक्सीन्स के नाम है, BCG होती है, फिर टाइफाइड के लिए होती है, हेपेटाइटिस के लिए होती है, डिफरेंट टाइप की जो वैक्सीन की लिस्ट है वो उसमें रहती है, अलग अलग टाइम पर जो देना रहता है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। अब ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे रिलेटेड जो मतलब, क्योंकि अगर ये नहीं दी गई तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिजीजेस हैं वो हो सकती हैं, और इससे अवेयर होने के लिए न्यूज़पेपर में, टीवी पे ऐड भी आ सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस जो प्रोग्राम है वो है पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसके बारे में कंटिन्यू बताया जाता है ना। पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में कंटिन्यू बताया जाता है ताकि लोग जो हैं इसके लिए अवेयर रहें। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है इसके लिए फ्री होम कैंपिंग भी करवाती है। लोग जो हैं, उनके जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो घर घर जाके भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, आंगनवाड़ी वगैरह में भी दिया जाता है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन
अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स इरेडिकेशन। अब देखिए इसी तरह की जो कैंपेन थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए चलाई गई थी और स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब ये जो है दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट। इसी तरह की अलग अलग वैक्सीन्स जो हैं वो ह्यूमंस और दूसरे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं। तो यहाँ जो है हमने एक यूज़ देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि किस तरह से मेडिसिनल यूज़ में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, दूसरी फिर वैक्सीन बनाई जाती है। देन वी स्टार्ट द अदर यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ द इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं वो हम देखेंगे। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अब देखिए होता है क्या है, यदि हम देखें तो जो प्लांट है दे रिक्वायर्ड नाइट्रोजन की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनवायरनमेंट में लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट प्लांट जो है वो इस गैसियस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। दे वांट इट इन सॉल्यूबल फॉर्म, वो सॉल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में लाने में जो हेल्प करते हैं वो डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में ले आते हैं और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, है ना। बायोलॉजिकल मतलब कि लिविंग थिंग है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फॉर द प्लांट, है ना। तो सॉइल में या मतलब सॉइल में या उनकी रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वहाँ से फिर प्लांट जो है वो उन्हें आसानी से ले पाता है। तो इस तरह से भी क्या करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं, तो अब यदि हम देखें तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जैसे मान लीजिए वेजिटेबल वेस्ट हमने गार्डन में डाल दिया है या फिर कुछ ब्रेड के पीसेस डाल दिए या कुछ इस तरह से, तो हम कुछ समय बाद देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिकम्पोज्ड हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए वेस्ट, एनिमल वेस्ट है वो डाल दिया है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिकम्पोज होता है। या कोई एनिमल बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी, तो वो भी ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाती है। मतलब कि वो क्या करते हैं, दे पुट देम इन पिट मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर, और वो वापस से यूज़फुल फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। जो चीज़ें वेस्ट हो चुकी हैं, जो अब गार्बेज में कन्वर्ट हो चुकी हैं, इनमें मेनली ऑर्गेनिक रहते हैं, प्लांट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है ना। फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का वेस्ट मटेरियल रहता है, डेड बॉडीज़ रहती हैं, वो सब चीज़ें जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको ये मेनली वापस से कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। इस तरह से जो है वो क्लीन होता है। और ये जो होता है इसके कारण क्या होता है, प्लांट्स को फिर से वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground। ये भी मैंने बताया है ना कि बहुत सारे decaying plant होते हैं, dead animals होते हैं और कुछ समय बाद ये क्या होने लगते हैं, disappear होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं, क्योंकि the microorganism decompose dead organic waste of plants and animal converting, उन्हें क्या करते हैं, simple substance में कन्वर्ट करते जाते हैं और ये वापस से फिर प्लांट्स और एनिमल के लिए यूज़फुल हो जाते हैं और इस तरह से एनवायरनमेंट को क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। दे क्लीन द एनवायरनमेंट, इस तरह से एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन करते हैं, है ना। तो मेनली अभी तक हमने जो देखा है वो क्या देखा है, यूज़फुल फॉर्म की किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल हैं। बट अब हम देखेंगे कि किस तरह से हार्मफुल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मैनर में हार्मफुल भी होते हैं। तो हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर अस, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखें, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिजीज़ कॉसिंग होते हैं, जो कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ कॉज करते हैं। और इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस।
क्या कहलाते हैं इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पैथोजेंस कहलाते हैं, है ना। फिर उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड ख़राब कर देते हैं, क्लॉथिंग, लेदर, ये सब भी क्या है, ख़राब कर देते हैं। तो ये सब जो है ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये सब हैं। देन हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट कर रहे हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिजीज़ कॉज करते हैं? पैथोजन एंटर्स अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ऑब्वियस बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जा रहे हैं तो उन्हें कोई ना कोई ओपनिंग चाहिए, तो कहाँ से, या तो एयर के थ्रू जाएंगे या वाटर के थ्रू जाएंगे या फूड के थ्रू जाएंगे। इस तरह से ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। या तो हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर पर्सन, किसी को कोल्ड एंड कफ हुआ है तो वो हमारे आसपास है या कॉन्टैक्ट में आया तो उससे थ्रू हमें हो गया, तो डायरेक्ट। या फिर एनिमल, कोई इंसेक्ट, जैसे मलेरिया। मलेरिया किसके थ्रू स्प्रेड होता है? मॉस्किटो के थ्रू, है ना। फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो है वो कैरी करती है मलेरिया का जो पैथोजन है ना, प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो वो पैथोजन वो उसके थ्रू होता है। तो या तो पर्टिकुलर कांटेक्ट में आ जाए पेशेंट के, या फिर किसी दूसरे एनिमल या इंसेक्ट के थ्रू। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, है ना, थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। ये जो डायरेक्ट होता है ये क्या कहलाती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। मतलब ऐसी डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही हैं। और अभी हम सबसे अच्छा एग्जांपल देख रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ का, कोरोना लेटेस्ट में, कोविड-19। इट इज़ ऑल्सो ए कम्युनिकेबल डिजीज़। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैल रहा है वो बहुत तेज़ी से, है ना। किसी भी तरह से कांटेक्ट में आ रहा है दूसरा व्यक्ति, इसीलिए तो मतलब उसमें तो टच भी नहीं कर सकते हैं, टच करने से ही हो जा रहा है यदि पर्टिकुलर पेशेंट। तो ये जो है ये दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि ये एक को दूसरे में फैला रहा है। तो इसके एग्जाम्पल जो है, अभी तो सबसे पहले आ जाएगा कोविड-19, देन द कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना। दिस इज सम एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। अब होता क्या है, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड स्नीजेस, अब जैसे छींका व्यक्ति ने तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एयर में आते हैं। अभी इसमें भी यही हो रहा है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और उसके आसपास यदि हेल्दी पर्सन है तो वो क्या करेगा, ब्रीथ करेगा और इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। इसी तरह से कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, कैरियर के थ्रू फैलती हैं। ये हमने डायरेक्ट देख लिया देयर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज ए कैरियर। कैरियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि उनके थ्रू डिजीज़ हो रही है, तो दे कैरीज द पैथोजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज़, है ना। हाउस फ्लाई जो है वो सबसे कॉमन कैरियर है, मोस्ट कॉमन कैरियर जो है वो हाउस फ्लाई है। मक्खी या हाउस फ्लाई के थ्रू बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो फैलती हैं, ठीक है। फिर ये क्या करती हैं, गार्बेज पे बैठती हैं, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती हैं और फिर वो जो पैथोजन होता है वो इनके बॉडी में स्टिक हो जाता है। और फिर जब ये किसी अनकवर्ड फूड मटेरियल पर आकर बैठती हैं तो वो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। और फिर वो फूड यदि कोई व्यक्ति खा लेता है तो वो उसकी बॉडी में चला जाता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, टू ऑलवेज़ कीप फूड कवर्ड। इसलिए हमेशा फूड को ढक के रखना चाहिए और बाहर का खाना हमें इसलिए अवॉइड करना चाहिए, है ना। अनकवर्ड फूड, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और इस तरह के खाने को नहीं खाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो किसका है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का है, जिसमें जो है कौन सा पैरासाइट कैरी करती है, मलेरिया का, प्लाज्मोडियम है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। हमने जो डिफरेंट कैटेगरी पढ़ी थी उसमें प्रोटोजोआ जो कैटेगरी थी उसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। फीमेल एडिस जो मॉस्किटो है वो डेंगू के लिए है ना। तो इस तरह से जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। अब एक क्वेश्चन है कि किस तरह से हम मलेरिया और डेंगू को रोक सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है, यदि मॉस्किटो की ग्रोथ को रोक दिया जाए, है ना, मॉस्किटो की ग्रोथ को रोक दिया जाए तो इनका स्प्रेडिंग भी रुक जाएगी। तो मॉस्किटो की ग्रोथ किस तरह से रुक सकती है, मॉस्किटो जो है वो वाटर में ब्रीड करते हैं। तो अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, चाहे घर के बाहर हो, चाहे कूलर में हो, चाहे किसी खिलौने में हो, कहीं भी हो, है ना। पानी को इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि यदि पानी नहीं होगा, घर के आसपास साफ सफाई होगी तो मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर पाएंगे। और यदि मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मलेरिया या डेंगू नहीं फैलेगा। इसलिए बारिश के दिनों में ज़्यादा होती है ये डिज़ीज़। क्यों, क्योंकि बारिश में जगह जगह पानी भरा जाता है और फिर जो मॉस्किटो है उसमें आसानी से ब्रीड
कर लेती है और इस कारण से ये डिज़ीज़ होने का डर रहता है। तो आज हम जो है यहीं पर अपना लेक्चर फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये टेबल को देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी डिज़ीज़ के कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है और जनरल प्रिवेंशन मेजर किस तरह से हैं, किस तरह से हम पर्टिकुलर डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकते हैं। तो आप को यदि कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।